चलो, तो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कॉची सीक्वेंस क्या है, और फिर उस कॉची और कन्वर्जेंट सेम होता है ना, कुछ वो थ्योरम्स देख रहे थे। तो उसमें जो थ्योरम्स था, जैसे एक हमने थ्योरम डिस्कस किया था, है ना। सो जिसमें थोड़ा सा याद दिलाता हूँ, तो हमने डिफाइन किया था, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, है ना। तो इसमें ये था कि लाइक जो ए एन प्लस टू है माइनस ए एन प्लस वन, ये क्या होगा, लेस देन इक्वल टू सम के टाइम ए एन प्लस वन माइनस ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। ये डेफिनेशन था इसका। तो ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस था, और हमने ये थ्योरम लिखा था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है तो इफ ए एन इज कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस देन जो ये ए एन होगा वो कन्वर्जेंट होगा। तो कन्वर्जेंट होगा मतलब कॉची भी होगा, है ना। कॉची एंड कन्वर्जेंट रियल सीक्वेंसेस में सेम है। तो कन्वर्जेंट है तो कॉची भी है, कॉची तो कन्वर्जेंट भी है। सो दिस इज कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है ना। ये चीज था। और फिर हमने एक दो थ्योरम्स लिखे थे, वो मैं रिकॉल करा देता हूँ, कल जो लिख रहे थे। तो हमने एक बार लिखा था थ्योरम में कि इसमें ये था कि ए एन माइनस एल लेस देन इक्वल टू सम सी टाइम बी एन, जहां पे क्या था, सो वेयर जो बी एन है एक सीक्वेंस है जो जीरो पे कन्वर्ज कर रही है, और सी कोई पॉजिटिव नंबर है, ये था ना थ्योरम। तो उस केस में हम ये बोलते हैं कि देन जो ए एन होगी वो एल पे कन्वर्ज करेगी। इसका क्या मतलब है कि ए एन एल पे कन्वर्ज करेगी। ये सब जो बता रहा हूँ कल पढ़ा, हमने कल डिस्कस किया था, वही है। एक तो ये था, या पहले भी डिस्कस कर रखा है। और एक कल हमने थ्योरम डिस्कस किया था कि उसमें ऐसा है कि ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस देन इक्वल टू, मान लो ऐसे ही है, सम सी टाइम बी एन, है ना। तो यहां बस डिफरेंस ये है, अब इस तरह से है सच दैट, या मैं सिर्फ अगर बी एन लिख देता हूं, मान लो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तुम सिर्फ बी एन लिख दो, या सो यहाँ बी एन या सी टाइम बी एन लिखो तभी कोई इशू नहीं होगा ना, सी कोई कांस्टेंट है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये समेसन बी एन जो है कन्वर्जेंट है, ये था हमारे पास कि समेसन बी एन क्या है, कन्वर्जेंट है। तो उस केस में क्या होगा, देन हाँ जो ए एन सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट रहेगा, है ना। सो देन ये कन्वर्जेंट रहेगा। तो ये हमने डिस्कस किए थे। अगर ये डाइवर्जेंट है तो कुछ भी हो सकता है, समेसन बी एन डाइवर्जेंट है तो कुछ भी हो सकता है, ये चीज है। तो देखो यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे बी एन पे कोई, यहाँ सिर्फ बी एन भी लिख सकता हूँ, सी टाइम बी एन एक नया सीक्वेंस बन जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको मैं सिर्फ बी एन भी लिख दूंगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ऐसे तो। लेकिन यहाँ पे ये है कि समेसन बी एन को कन्वर्जेंट होना जरूरी नहीं है, बस बी एन की लिमिट जीरो होनी चाहिए। यहाँ पे समेसन बी एन कन्वर्जेंट होने चाहिए, तब जाके बोलेंगे ए एन कन्वर्जेंट है एक्चुअली, ये चीज है। सो आगे तो ये सब लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तो ये सब हम यूज करेंगे जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, तो आपको मैं ना उसमें याद दिलाऊंगा कि ये हमने पढ़ा हुआ है, इसको यूज कर रहे हैं, तो है ना, यूज करना पड़ेगा ये सब चीजें। जैसे इसके कल हमने एग्जांपल्स भी कुछ देखे थे कल, जैसे एक अभी थ्योरम ये कल भेजा था उसने, एक क्वेश्चन था कि इफ ऐसा है ए एन प्लस वन माइनस ए एन लेस देन इक्वल टू है, चलो एग्जांपल के लिए 1/2 की पावर n के, देन व्हाट कैन यू से अबाउट सीक्वेंस ए एन, इसके बारे में क्या बोल सकते हैं। सर इक्वालिटी कंडीशन हट जाएगा सर, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, इक्वलिटी से कोई इशू थोड़ी है, लेस और इक्वल बात बराबर ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या आएगा, देन ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, देन ए एन इज कन्वर्जेंट, ये रहेगा क्योंकि ये इसमें फिट बैठ रहा है। तो तुम अगर हटा दो तो भी कोई प्रॉब्लम इससे नहीं होगा, लेस और इक्वल कोई एक है तो ओके है, तो लेस हो या सर इक्वल। मतलब जब डाइवर्जेंट लिखना होता है इक्वल्स टू और ग्रेटर देन बोलते हैं, और जब कन्वर्जेंट लिखना
अभी अगर मैं स्ट्रिक्ट इक्वल लिख दूं तब क्या बोलोगे? मान लो ये इक्वलिटी है, तब क्या होगा? ये क्या चेंज होगा कंक्लूजन? हाँ, तब भी कोई कंक्लूजन चेंज नहीं होगा, ठीक है ना? स्टिल इट विल नॉट चेंज। हाँ, तब भी कोई चेंज नहीं होगा। तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ। तो आगे मैं आज डिस्कस करता हूँ अभी हम लोग सब सीक्वेंस आज डिस्कस करते हैं ना, सब सीक्वेंस। अच्छा, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम्स और लिखने हैं, कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस से रिलेटेड, तो लिख सकते हैं। कि यहाँ ये बताना चाह रहा है कि जैसे एक थ्योरम है, इसको लिख लो, एक कोरोलरी है हालांकि। तो ये कहना चाह रहा है कि कोई आपका ए एन एक कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है। सो लेट ए एन बी अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस, ठीक है ना? लेट ए एन बी अ कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस एंड सी कोई नंबर है, सी कोई कांस्टेंट है 0 1 के बीच, है ना? सी इज अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। तो आपको ये बोल रहा है, आगे ऑल्सो बोल रहा है कि मान लो ऐसा है कि इफ लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, जो ए एन है वो कोई नंबर एल है, लिमिट एल है मान लो, है ना? सो ए एन की लिमिट एल है, देन सो ए एन कोई कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है। वो क्या था? तो उसका डेफिनेशन यहाँ लिखा है हमने, लास्ट क्लास में लिखा था, ये डेफिनेशन था। सो अच्छा, यहाँ पे के पे क्या रेस्ट्रिक्शन था? यहाँ के जो था वो 0 1 के बीच था ना, ठीक है ना? तो ये जो के यहाँ हमने लिखा हुआ है, ये जो के है दैट वाज बिटवीन 0 एंड 1, ये था। तो पूछ आपसे ये रहा है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है ये? तो यहाँ मैं के सी को के ही ले रहा हूँ क्योंकि मैं वही के ले रहा हूँ जो यहाँ पे था। तो इसका मतलब यहाँ कहने का मतलब है, इसको इधर लिख दो, इसका मतलब ये बोलना चाह रहा हूँ दैट इज कि वही कंडीशन है यहाँ पे, ए एन प्लस टू माइनस ए एन प्लस वन लेस देन इक्वल टू के टाइम ए एन प्लस वन माइनस ए एन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आर के लिए। तो ये आ गया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू आर, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा? So this holds for all n belongs to r. Sorry, n belongs to n, not r. है ना, नेचुरल नंबर है और n की लिमिट l है, उस केस में ये कुछ रिजल्ट है ना, ये बोलना चाह रहा है कि देन हम लोग प्रूव कर सकते हैं, देन वी कैन प्रूव दैट। सो पहला पार्ट इसका ये है कि वी कैन प्रूव दैट कि जो ए एन माइनस एल होगी दैट विल बी लेस देन और इक्वल टू k raised to power n minus 1 upon k minus 1, ठीक ना? 1 minus k, 1 minus k है, so that can be proved 1 minus k और एंड में आ जाएगा x2 minus x1, ठीक है? और जो दूसरा है वो ये कहना चाह रहा है कि ए एन माइनस एल कैन बी रिटर्न एज, ये जो आएगा कैन बी रिटर्न एज। सो यहाँ क्या हो रहा है, हम लोग यहाँ पे x2 x1 के टर्म में लिख रहे हैं। अब मैं यहाँ अगर लिखता हूँ इसी चीज को, इसे कहना चाह रहा है xn और xn माइनस 1 के टर्म में, तो क्या होगा? तो यहाँ मैंने ये डेफिनेशन लिखा, जो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस है उसका मीनिंग ये है, ठीक है ना? तो इसके रेस्पेक्ट में ये रिजल्ट लिख रहा हूँ कि एन की लिमिट एल है, तो कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस होगा तो कन्वर्जेंट भी होगा, तो लिमिट एल होगी। तो उस केस में अगर तुम ये प्रूफ करना चाहो तो दिस थिंग विल बी दिस, एंड इसके आगे क्या होना चाहिए? तो यहाँ एन की जगह 2 है, तो कितना आ जाएगा? k अपॉन 1 माइनस के, k अपॉन 1 माइनस के। अगर तुम चाहो तो इसको प्रूफ भी हम कर सकते हैं, तो देख लो पढ़ के, और पूछना है तो पूछो, प्रूफ भी करना मुश्किल नहीं है,
ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज होगा यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको एक आइडिया लग रहा हो यहाँ क्या हो रहा है। से k प्लस के स्क्वायर प्लस के क्यूब प्लस अप टू k की पावर मान लो n तक जाते हो, तो उस केस में क्या करते हो आप, जीपी यूज करोगे तो उससे प्रूव हो जाएगा, अगर प्रूफ करना चाहेंगे तो, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने इस तरह बाउंड निकाले, प्रूफ है, अगर इसका प्रूफ देखना हो तो ये आपका जो बार्टल वाली बुक है, बार्टल एंड सेवर्ट की इंट्रोडक्शन टू एनालिसिस, उसमें ये प्रूफ है, थ्योरम भी है, और यहीं पे ये खत्म करता है इसको। तो ये स्टोरी है कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस का। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भी है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाहो तो हम कर सकते हैं ट्राई, जैसे एक दो क्वेश्चंस अगर लिखूं मैं। एक क्वेश्चन ट्राई, कल हमने एक क्वेश्चन लिखा था, जैसे एक याद हो तुम लोगों को, मैंने ऐसा लिखा था कि लाइक जैसे a1 इज 1 a2 इज 2, और ये बताया था कि जो an होगा वो 1/2 an माइनस 1 प्लस an माइनस 2, इसका मैं प्रूफ भी करके दिखाया था कैसे आता है। सो यहाँ जो होगा फॉर ऑल n, क्योंकि यहाँ n तो यहाँ मैंने इस तरह से लिखा है, सो मोर देन इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा मुझे, है ना, क्योंकि पहला दो टर्म तो पता ही है ना मुझे, तो इसलिए 3 से स्टार्ट करूंगा। तो इसमें हमने क्या देखा था, इसमें कल हमने इसकी लिमिट निकाली थी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हाँ, तो इसका हमने लिमिट फाइंड किया था, तो ये मैंने प्रूव भी किया था हमने, तो इसका आंसर ये आया था। अब इसी का थोड़ा एक्सटेंशन दूसरा थ्योरम है इसी के जैसा, उसमें ये बोलना चाह रहा है सेम है ऐसा, मान लो कि a1 इज 1 एंड a2 इज 2, और जो an डिफाइंड है वैसा है, तो ये इसको ब्रेक करते तो हाफ टाइम दिस आता। अब क्या होगा, मान लो ऐसा है कि 1/3 टाइम an माइनस 1 और 2/3 टाइम an माइनस 2, देन आपको बताना है लिमिट क्या आएगी इसकी, देन लिमिट ऑफ an क्या आएगी। जैसे उसका प्रूफ किया था वैसे प्रूफ लिख के देखो, क्या लिख पाओगे। जैसे मैंने इसका प्रूफ लिखा था ना, कल मैंने प्रूफ किया था इसको कैसे आया ये फॉर्मूला, तो वैसे इसका करके देखो जरा क्या आता है। तो ये होमवर्क है, ट्राई करके आना, एक बार ट्राई करो जरा क्या आता है देखो। तो जैसे तुम देखना कल मैंने इसका प्रूफ किया था कैसे आया था ये, तो वैसे इसका प्रूफ करके बताओ क्या आएगा। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 से, 3an बराबर दिस, फिर तुम्हें वो लिख के फिर कैंसिल करना पड़ेगा, टर्म्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तब जाके लिमिट आएगी। तो ट्राई करना इसको, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो आज सीक्वेंस कंप्लीट करेंगे, फिर हम सीरीज पे आएंगे। तो इसने सब सीक्वेंस कहाँ डिस्कस किया है। ठीक है देखो, तो हम आते हैं सब सीक्वेंस, उस दिन मैं डिफाइन भी कर रहा था सब सीक्वेंस क्या होता है, तो हम इसको डिफाइन करते हैं सब सीक्वेंस। तो जैसे है कि लेट जो आपके पास an है दैट विल बी a1 a2 एंड सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस है a1 a2 a3 एंड सो ऑन, ये आपके पास एक सीक्वेंस है।
so this be a sequence of रियल नंबर्स, ठीक, एक सीक्वेंस है रियल नंबर का. नाउ लेट, मैंने ऐसा किया कि k1 k2 k3, या ऐसा कर लेता हूं मैं n1 लेस देन n2 लेस देन n3 एंड सो ऑन. तो ये हमारे पास है, दे आर नेचुरल नंबर्स, ठीक है. सो ये तुम अपने मर्जी से पिक कर सकते हो. n1 की वैल्यू इफ यू वांट यू कैन टेक 2, n2 की वैल्यू 5 ले सकते हो, n3 की वैल्यू 8 ले सकते हो, n4 की वैल्यू मतलब 9 ले सकते हो. सो यू कैन चूज वैल्यू अकॉर्डिंगली, ठीक है. तो क्वेश्चन ये है n1 n2 n3 एंड सो ऑन, ये सब नेचुरल नंबर्स हैं. तो आपसे पूछ रहा है ये कि अच्छा, तो हमें क्या डिफाइन करना है ना. तो देन जो हमारे पास होगा, देन अ सीक्वेंस. तो सब सीक्वेंस इज आल्सो अ सीक्वेंस, है ना. जैसे सबसेट एक सेट ही तो होता है, जैसे किसी सेट का आप सबसेट लिखते हो तो वो भी एक सेट ही तो है. तो सबसेट इज आल्सो अ सेट. सो देन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस क्या होगा, ए एन के. तो मतलब इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके टर्म्स कुछ ऐसे होंगे, ए एन वन, ए एन टू एंड सो ऑन. तो जो ए एन था 1 2 3, अब वो एन वन एन टू एन थ्री हो गया इस तरह से. तो यहाँ इंडेक्स चल रहा है k फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, यहाँ इंडेक्स था n फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, ये समझो, ठीक है ना. तो ये आपके पास an1 an2 एंड दिस इज कॉल्ड, देन अ सीक्वेंस, दिस इज कॉल्ड सब सीक्वेंस ऑफ an. तो जो सीक्वेंस an था उसका अब सब सीक्वेंस an k हो गया. तो ये जो n इंडेक्स है उसको फर्दर हमने डिवाइड कर दिया n k में, ठीक है, जो कि n1 n2 n3 इस तरह से हो गया. वो कोई नेचुरल नंबर्स ही होगा. किसी को डाउट है इस डेफिनेशन में, कुछ पूछना है किसी को, एनीवन? एग्जांपल के लिए कि आपने 1 2 3 4 5, ये एक सीक्वेंस है. तो लेट्स से ये आपका an है, ठीक है, a1 a2 a3. तो इसका सब सीक्वेंस क्या होगा, जैसे मैं an k लिख रहा हूँ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ 1 5 8 9 10 15 17. अब तुम्हें लग रहा है कोई पैटर्न नहीं है, मैं कोई और नहीं पैटर्न लूँ, मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ जस्ट, बट दिस इज ऑल्सो अ सीक्वेंस एक्चुअली, ठीक है ना. अगर पैटर्न बनाना है तो पैटर्न रख सकते हो तुम उस तरह से ना. तो अगर वैसे रखना है तो मान लो जैसे मैं ले लिया कि 11 14 इस तरह से मान लो, तो ये एक सब सीक्वेंस है ना. दूसरा हो सकता है, दूसरा सब सीक्वेंस ले सकते हो कि ऐसा हो सकता है 1 3 5 7, ये हो जाएगा. तीसरा हो सकता है 2 4 6 8 10, इस तरह से. ये सब सीक्वेंसेस हैं. सो ये सब सीक्वेंस है, ओरिजिनल सीक्वेंस उसका, ठीक है. तो ये सब सीक्वेंसेस हैं. अब आगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सोचते हैं. तो सब सीक्वेंस और सीक्वेंस में क्या रिलेशन होगा, अगर सारे सब सब सीक्वेंस एक की लिमिट पर कन्वर्ज करती है तो वो सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट होगी उस लिमिट पर. ओके. तो मैं पहला ये लिखता हूँ, जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूँ. दूसरा एग्जांपल लेते हैं 1/n वाला, है ना. सो 1 1/2 1/3 1/4 इस तरीके से है मान लीजिए, है ना. अब जैसे इसका सब सीक्वेंस आप लिखेंगे, सो ये लेट्स से दिस इज सीक्वेंस an, है ना. तो ये आपका an है. एक मिनट, अरे शिवा भाई चार्ज पे लगा दीजिए क्योंकि रात को निकलना है ना. तो हाँ, तो यहाँ से आ जाएगा an k. तो ये हो सकता है, इफ यू वांट यू कैन टेक 1 1/3 1/5 एंड सो ऑन. यू मे कंसीडर सब सीक्वेंस एज, है ना, 1/2 1/4 1/6 1/8 इस तरह से. या हो सकता है इफ यू वांट टू टेक
जैसे 1/2, 1/3, 1/5, 1/7, 1/11, 1/13, तो जो प्राइम नंबर्स हमने वो कंसिडर कर लिए। जैसे मतलब 1 हालांकि ले लिया मैंने, प्राइम तो हटाना पड़ेगा, तो 1 को छोड़ दो चाहो तो। यहाँ आगे मतलब प्राइम नंबर्स हैं, तो यहाँ से स्टार्ट कर लो कि 1/2 तो इंडेक्स प्राइम नंबर्स हैं, मतलब ये है ना 2, 3, 5, 7 उस तरह का टर्म सेलेक्ट कर लिए। तो जस्ट आप उसका ना टर्म्स, कुछ टर्म सेलेक्ट कर रहे हो, एक नया सीक्वेंस बना रहे हो, सो देन इट इज अ सब सीक्वेंस। कुछ थ्योरम्स ये है कि जैसे मान लो कि जैसे अब मैं यहाँ पूछूं आप लोगों से, देखो जैसे ये बनाया मैंने, तो ये सीक्वेंस कहाँ कन्वर्ज करती है, ये फर्स्ट वाली जो सीक्वेंस है ये किस पॉइंट पे कन्वर्ज करती है, कन्वर्ज कर रही है कि नहीं, तो ये तो कन्वर्ज नहीं कर रही है, दिस इज डाइवर्जेंट। तो ये जो है डाइवर्जेंट है, रीजन डाइवर्जेंट है। तुम देखोगे ये जो सब सीक्वेंस लिखा है, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट, दिस इज ऑल्सो डाइवर्जेंट। यहाँ पे आ जाओ, ये कन्वर्जेंट है और लिमिट इसकी कितनी है 0, तो ये कन्वर्ज कर रही है 0 पे, ये वाली कहाँ कन्वर्ज करेगी 0 पे, ये भी कन्वर्ज करेगी 0 पे, ये भी कन्वर्ज करेगी 0। सो अगर कोई सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो उसकी जितनी भी सब सीक्वेंस होगी वो सब कन्वर्जेंट होगी। तो मैं वन वे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूँ कि लाइक थ्योरम ये होगा कि इफ an is a convergent sequence, अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है विथ लिमिट, है ना, विथ मान लो एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट जो है एल है ना, तो एन कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट एल है, देन all of its subsequences will converge या will be convergent। चाहे तुम कोई भी सब सीक्वेंस ले लो, इसका जितने भी सब सीक्वेंस होंगे वो सब कन्वर्ज करेंगे, सो विल बी कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट विथ लिमिट एल ओनली, विथ लिमिट एल। अब क्या इसका कन्वर्स ट्रू है? अच्छा, तो मैं थोड़ा सा प्रिसाइज लिखता हूँ, इससे तो डिटेल हो गया। जैसे मैं ऐसा लिखता हूँ कि इफ सीक्वेंस an is convergent then ank is convergent। तो ये क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके सब सीक्वेंस भी कन्वर्जेंट होंगे। अब उल्टा, अगर नहीं, इसका उल्टा तो ट्रू होगा, इसका कन्वर्स जरूरी नहीं ट्रू हो ना, इस वाले का, उसका तो ट्रू होगा। तो यहाँ मतलब हो सकता है ना कि जो दो अलग अलग सब सीक्वेंस है वो अलग अलग जगह कन्वर्ज कर रहा हो। तो यहाँ हमने बोला था नहीं कि सेम लिमिट है ना, हमने जस्ट कन्वर्जेंट बोला है, तो लिमिट की यहाँ बात नहीं की। वहां पे मैंने बोला है कि अगर सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है सेम लिमिट पे तो जितने भी ऑल सब सीक्वेंसेस विल कन्वर्ट टू सेम लिमिट, और यहाँ की ऑल सब सीक्वेंसेस कन्वर्ट टू सेम, तो वहां बोल सकते हैं कि इट्स ओके इफ एंड ओनली इफ हो जाएगा, बट यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं होगा, यहाँ वन वे होगा। सो यहाँ तुम इफ एंड ओनली इफ बोल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है पहले वाले में इफ एंड ओनली इफ चलेगा, यहाँ पे इफ एंड ओनली इफ नहीं चलेगा, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये है हमारा कि जैसे -1 की पावर n ले लो, है ना, एग्जांपल के लिए अगर हमने सीक्वेंस लिया -1 की पावर n, तो ये है -1 1 -1 1 एंड सो ऑन। तो इसके अगर मैं कोई एक सब सीक्वेंस उठाता हूँ, मतलब अगर कोई एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो गया, कहना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे है ना, मैं अगर वर्ड में लिखता कि n इज कन्वर्जेंट, देन all of its subsequences are convergent।
सो इसके जितने भी सब सीक्वेंस हैं कन्वर्जेंट होंगे, बट हमने यहाँ लिमिट की बात नहीं की कि लिमिट क्या होगा। तो हो सकता है ऑल सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो लेकिन लिमिट एग्जिस्ट ना कर रहा हो, ऐसे तो हो सकता है, मतलब लिमिट डिफरेंट हो। जैसे एग्जांपल अगर ये है, इसके अगर मैं दो सब सीक्वेंस बनाऊं या कोई सब सीक्वेंस, अगर मतलब ऐसा बोलता हूँ कि किसी सब सीक्वेंस की सब सीक्वेंस अगर कन्वर्ज कर रही है और अगर अलग लिमिट पे कन्वर्ज करेगी तो वो डाइवर्जेंट हो गया, ये है। और इनफैक्ट हर सीक्वेंस खुद का भी तो कन्वर्जेंट, तो कहने का मतलब बड़ा मतलब ये है कि जैसे इसका एक सब सीक्वेंस होगा 1 1 1 1, अगर मैं ऑड टर्म्स ले लेता हूँ तो, और दूसरा सॉरी इवन टर्म्स बना ना, इवन टर्म्स, और ऑड टर्म अगर लेता हूँ तो -1 इस तरीके से होगा, ये दोनों कन्वर्जेंट है। तो ये एक सब सीक्वेंस है जो कन्वर्जेंट है, दूसरा सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है। अलग सब सीक्वेंस बहुत बनाए जा सकते हैं, सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट ही बनाए जा सकते हैं, ये चीज। सो दिस इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, और दिस इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। या मैं दूसरा तरीके लिखना चाहिए, तो ऐसा लिखता हूँ कि जैसे अगर मैं यहाँ रिमार्क में लिखूँ कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मान लो कोई सीक्वेंस है, दिस इज डाइवर्जेंट, व्हाट कैन यू से अबाउट इट्स सब सीक्वेंसेस, ये पूछ रहा हूँ। exist at least one subsequence such that मतलब दो ऐसा subsequence होगा जो एक ही लिमिट पे कन्वर्ज नहीं करेगा, या फिर और या फिर there existed a divergent subsequence, है ना, मतलब कोई भी सब सीक्वेंस है ना, तो यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अगर एन कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है तो हो सकता है कि इसका कोई सब सीक्वेंस हो जो कन्वर्ज कर रहा हो, है ना। देन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि हम ये बोलना चाहते हैं कि मान लो ये रिमार्क लिख रहा हूँ मैं कि ए एन कोई डाइवर्जेंट सीक्वेंस है ना। देन पहला पॉइंट ये है कि more than one limit point. हाँ ये भी बोल सकते, लिमिट पॉइंट क्या होता है, लिमिट ऑफ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस। तो यहाँ क्या ए एन कोई डाइवर्जेंट, देयर मे बी अ सब सीक्वेंस दैट कन्वर्जेस, मे बी लिखा हूँ ना, श्योर नहीं बोल रहा हूँ, मे बी, तो ऐसा भी कोई हो सकता है कि डाइवर्जेंट हो लेकिन कोई सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा हो, है ना। so there may be a subsequence that converges। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात कर रहा हूँ, लिमिट पॉइंट तो ऐसा पॉइंट है जिससे नेबर में इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट होता है, हाँ ये डेफिनेशन भी चलेगा। यही डेफिनेशन एक्चुअली बुक में ऐसे लिखता है कि लिमिट पॉइंट एक वो पॉइंट है जिसका नेबरहुड में इनफाइनाइटली, तो ऐसा कब होगा, सोचो ऐसा कब होगा जब कोई एक सब सीक्वेंस वहां कन्वर्ज कर रही होगी, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, डेफिनेशन वही है। तो so there may be a subsequence that converges, है ना, हो सकता है। एग्जांपल के लिए -1 की पावर n है, जैसे ये बोलना चाह रहा हूं मैं, तो यहाँ पे then जैसे ये एग्जांपल है, दिस इज डाइवर्जेंट बट ये जो है दिस इज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, है ना। सो -1 की पावर n तो डाइवर्जेंट है, लेकिन ये जो है कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। और ये दूसरे तरीके से मैं लिखूं इसी को, जैसे एक थ्योरम है कि जैसे इफ अ सीक्वेंस हैज टू सब सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस के पास टू सब सीक्वेंसेस या टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस लिख लो। सो ये तो बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है जो आप इजीली रिलेट कर पाओगे, है ना। सो ये बहुत बेसिक प्रॉपर्टीज है।
क्या बोल रहा हूँ, इफ अ सीक्वेंस हैज टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस converging to डिफरेंट लिमिट्स। मान लो ऐसा है, कोई एक सीक्वेंस है जिसके पास टू सब सीक्वेंस है जिसकी लिमिट डिफरेंट है, तो आप क्या बोल पाओगे उस सीक्वेंस के बारे में? हाँ, सो सिंपल, दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तो वो सिंपल है कि दैट सीक्वेंस, इस तरह का स्टेटमेंट आपके ऑप्शंस में लिखे होंगे जब आप बोलेगा कि चूज ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट, तो उसमें आते हैं सीक्वेंस सीरीज में ऐसे, तो आपको समझना पड़ेगा ये कि देन दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्जेंट होगा, दैट सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट एक्चुअली। अच्छा, अब कोई बाउंडेड सीक्वेंस जैसे बात करता है ये लोग बाउंडेड सीक्वेंस का ना, तो ये इसने बताना चाह रहा है कि सब सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है। और जैसे टेल ऑफ अ सीक्वेंस था, तो जो किसी सीक्वेंस का हम टेल ले रहे थे वो भी एक सब सीक्वेंस ही है। तुमने कहा था कि एम टेल जब डिफाइन किया था तो एम टेल क्या था कि पहले एम टर्म को छोड़ दो तो आगे का जो भी होंगे वो एम टेल होंगे ना, तो जो टेल है सीक्वेंस का वो भी एक सब सीक्वेंस ही होगा। तो जैसे अभी बोल रहा है कि अ सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट इफ या देयर एग्जिस्ट अ सब सीक्वेंस दैट इज डाइवर्जेंट, तो सीक्वेंस भी क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट हो जाएगा ना। अब ये देखो एक ही चीज को डिफरेंट तरीके से बोल रहा है, तो आपको बस समझना पड़ेगा कहना क्या चाह रहा है। क्या बोलना चाह रहा है कि अगर कोई इफ देयर इज अ सब सीक्वेंस दैट डाइवर्जेस, इसका क्या मतलब होगा कि सीक्वेंस डाइवर्ज करेगी, इसका मतलब है ना। सो इफ देयर इज अ सब सीक्वेंस, मान लो ए एन के है ना, दैट डाइवर्जेस, तो एक भी सब सीक्वेंस किसी सीक्वेंस की डाइवर्स कर गई, इसका मतलब क्या होगा, देन द सीक्वेंस, जो सीक्वेंस ए एन है ये भी डाइवर्स करेगी, डाइवर्जेस। सो डाइवर्जेस का मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी या लिमिट इनफाइनाइट आएगी, ये मतलब है डाइवर्जेंट का मतलब, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लो कि मैं अगर बात करता हूं कि एक तो यही वाला एग्जांपल है खुद किसका, अच्छा ये तो सब सीक्वेंस क्या है, तो सब कन्वर्जेंस मान लो तुमने ले लिया कोई भी ऐसा अगर सब सीक्वेंस मिल गया, जैसे होता है कि 1 फिर 1/2 2 1/2, ये मान लो ऐसा ले लिया 1/3 ऐसा चल रहा है, ठीक है ना। फिर 3 1/4, तो ऐसा अल्टरनेट टर्म्स हैं 1 2 3 ऐसे करके चल रहा है, तो अल्टरनेट टर्म्स इस तरह चल रहे हैं। फिर यहाँ आ जाएगा 4 1/5 एंड सो ऑन, ऐसा है। इसमें क्या देख रहे हो तुम, जो अल्टरनेट 2 2 1/3 1/4, तो एक सब सीक्वेंस इसकी कन्वर्ज कर रही होगी और एक सब सीक्वेंस डाइवर्ज कर रही होगी। इसका एक सब सीक्वेंस जो है ये 1/n वाला, वो आपका क्या हो रही है, कन्वर्ज करेगी ये 1/2 1/3 1/4, तो एट द एंड क्या होगा, ये वाली सब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी, और दूसरी सब क्या 1 2 3 4 5 डाइवर्ज करेगी। तो ये ओरिजिनल सीक्वेंस क्या होगी, कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्लैरिटी है ना, तो ऐसा नहीं कोई बच्चा ऐसा सोचेगा कि सर एक सब सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है तो इसलिए कन्वर्ज करेगी, तो आपको समझना है कि एक भी सब सीक्वेंस डाइवर्ज कर गई तो वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट है एक्चुअली। तो यहाँ इसके पास मैं बताना चाह रहा हूँ दिस सीक्वेंस हैज, सो ये लेट्स से आपका ए एन है, सो दिस इज ए एन, सो दिस हैज अ सब सीक्वेंस जैसे 1 2 3 ये, that diverges and आगे ये भी है कि and also a subsequence ये हो जाएगा 1/2
1/3, 1/4, 1/5 दैट कन्वर्जेस, है ना, कन्वर्जेस टू 0, 0 पे कन्वर्ज करेगी। तो ये जो सब सीक्वेंस है ये जब n टेंस टू इन्फिनिटी लेंगे तो 0 पे आ जाएगी। तो एक इसके पास एक सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी है और एक सब सीक्वेंस डाइवर्जेंट भी है। तो एक्चुअली ये खुद क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, है ना। एंड तो दिस इज ऑब्वियसली दिख ही रहा है आपको, दिस इज डाइवर्जेंट। सो दिस ये जो है दिस इज अ डाइवर्जेंट सीरीज सीक्वेंस, सॉरी अभी सीक्वेंस की बात करें, दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस आपका डाइवर्जेंट है एक्चुअली। ओके तो जैसे कोई सीक्वेंस अनबाउंडेड है तो क्या बोल सकते हो उसके बारे में? हमने क्या पढ़ा था कि अगर कन्वर्जेंट है ना, हमने देखो जैसे हमने पढ़ा था ना कि अ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड, ये पढ़ा था, देन इट इज बाउंडेड। इसी का कंट्रापोजिटिव लिखेंगे तो क्या हो जाता है, इसका कंट्रापोजिटिव है कि हाँ देन, है ना, सेम स्टेट, हर स्टेटमेंट को इफ देन स्टेटमेंट को आप टू वेज में लिख सकते हो जिसकी मीनिंग सेम रहेगी। तो एक ओरिजिनल स्टेटमेंट एक उसका कंट्रापोजिटिव है। तो यहाँ ये है कि सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट बाउंडेड, अगर नॉट कन्वर्जेंट देन इट इज नॉट बाउंडेड, सॉरी नॉट बाउंडेड देन इट इज नॉट कन्वर्जेंट, ये हो जाएगा। तो अभी मैं बताना ये चाह रहा था कि हाँ कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, नेगेशन, है ना, ये सब मैथमेटिकल रीजनिंग या लॉजिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं। तो अभी क्या होता है, कोई सीक्वेंस है अगर अनबाउंडेड है तो वो डाइवर्जेंट होगी, ठीक है ना। और दूसरी चीज उसके पास अगर टू सब सीक्वेंस है जो कि डिफरेंट लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है तो वो डाइवर्ज करेगी, ठीक। तो ये दूसरी चीज है। और ये बताना चाह रहा है कि ना टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है whose लिमिट्स आर नॉट इक्वल। तो टू कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस मिल जाए जिसकी लिमिट इक्वल नहीं है, इसका मतलब वो डाइवर्जेंट है ना, पहले भी लिखा है हमने। अनबाउंडेड है तो डाइवर्जेंट रहेगा। अच्छा जैसे तो अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा, अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका क्या मतलब है कि बाउंडेड तो होगा ही, मोनोटोन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है ना, क्योंकि कन्वर्जेंट है जरूरी नहीं मोनोटोन होगा। लेकिन देखो एक सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो हमने कहा वहाँ मोनोटोन होना उसका जरूरी नहीं है ना, जैसे -1 की पावर n/n है तो वो कन्वर्जेंट है 0 पे बट वो मोनोटोन नहीं है। लेकिन अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो उसके पास कम से कम एक सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो मोनोटोन होगी, है ना। हाँ तो मोनोटोन सब सीक्वेंस, है ना। सो ये जो थ्योरम है बोल्जानोव स्ट्रास थ्योरम है ना, नहीं तो ये बोल रहा है कि बाउंडेड, उसका ये बोलता है बोल, हाँ वो बोलता है कि बाउंडेड के पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। यहाँ बोल रहा हूँ कि कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो उसके पास एक मोनोटोनिक सब सीक्वेंस होगा, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ना। जैसे कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो बाउंडेड होने की गारंटी है, मोनोटोन होने की कोई गारंटी नहीं है ना, कन्वर्जेंट है तो। अगर कन्वर्जेंट एंड बाउंडेड, सॉरी मोनोटोन एंड बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, दैट इज ओके। तो ये वर्ड्स को समझना पड़ेगा जो मैं यूज कर रहा हूँ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे इफ अ सीक्वेंस इज, तो मैं रिमार्क में लिख देता हूँ। सो अभी मैं रिमार्क लिख देता हूँ। रिमार्क क्या है कि अगर कोई सीक्वेंस, इफ
a sequence is convergent, then it may not be monotonic, है ना। मतलब मे नॉट का मतलब है कि गारंटी नहीं है कि मोनोटोनिक ही होगा। इट मे नॉट बी मोनोटोनिक, ऐसा हो सकता है कि मोनोटोनिक ना हो। एग्जांपल के लिए -1 की पावर n अपॉन n। बट थ्योरम क्या हमारे पास ये थ्योरम है या रिजल्ट है कि सो है ना, वो एग्जांपल को थोड़ा आप रिलेट करो तो ये टॉपिक आसान लगेगा। ऐसा सिर्फ स्टेटमेंट रट्टा मारोगे तो मुश्किल लगेगा। तुम जरा कोई एग्जांपल समझो, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि है ना कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो मोनोटोनिक हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। सब 1/n है तो कन्वर्जेंट है, मोनोटोनिक है। -1 की पावर n अपॉन n, तो ये कन्वर्जेंट है लेकिन मोनोटोनिक नहीं है, तो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेकिन यहाँ मैं क्या बोल रहा हूँ कि एवरी convergent sequence has a monotonic subsequence। ये बोलना चाह रहा हूं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस के पास एक ऐसा सबसीक्वेंस होगा जो मोनोटोनिक होगी। हम ये नहीं कह रहे सीक्वेंस मोनोटोनिक होगी, सीक्वेंस जरूरी नहीं मोनोटोनिक हो, ऊपर लिखा हमने कि सीक्वेंस जरूरी नहीं मोनोटोनिक होगी, लेकिन उसके पास कम से कम एक सबसीक्वेंस होगा जो मोनोटोनिक होगी। एग्जांपल के लिए कि जैसे वही एग्जांपल ले लिया हमने, -1 की पावर n अपॉन n वाला ही आप एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल ले लो। तो क्या होगा, तो एग्जांपल n को जैसे 1 रखा आपने, -1, फिर 1/2, -1/3, 1/4 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। अब इसका एक सबसीक्वेंस उठाओ जो कि मोनोटोनिक हो, कौन सा ले बताओ। इवन टर्म्स है ना, जैसे ये, तो दिस हैज अ सबसीक्वेंस, तो इसका एक सबसीक्वेंस कुछ टर्म उठा लो, जैसे 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, ये। तो इस सीक्वेंस के पास एक सबसीक्वेंस ये है जो कि क्या है, दिस विच इज मोनोटोनिक। जो को मोनोटोनिक क्या है यहाँ पे, इसको देखोगे तो मोनोटोनिक के लिए क्या है, ये डिक्रीजिंग है ना। सो विच इज मोनोटोनिक या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, ऐसा कर सकते हो आप। तो कोई भी, मतलब कोई भी जो सीक्वेंस है कन्वर्जेंट है तो उसके पास एक मोनोटोनिक सबसीक्वेंस होगी। अच्छा, अब अगला जो स्टेटमेंट जो बताया बोलजानो-वेस्ट्रास थ्योरम, वो क्या कहता है, हाँ तो यहाँ पे जो है आपके पास तो यहाँ बाउंडेड सीक्वेंस की बात कर रहा, अभी हम बात कर रहे थे कन्वर्जेंट सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो उसके पास मोनोटोनिक सब सीक्वेंस था। अब हम बाउंडेड सीक्वेंस की बात करेंगे, है ना। बाउंडेड सीक्वेंस होगा तो ये जो थ्योरम है ये थोड़े सा ना फेमस है। सो बोलजानो-वेस्ट्रास स्पेलिंग क्या है इसका, है ना। सो ERS सो बोलजानो-वेस्ट्रास थ्योरम कहता है कि इन लोगों ने अभी कि बाउंडेड सीक्वेंस जो भी होगा उसके पास एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगा। सो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, सो कोई भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ convergent subsequence, so every bounded sequence of real numbers has a convergent subsequence। so कोई भी बाउंडेड सीक्वेंस होगा रियल नंबर का, उसके पास एक कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस होगा ही। एग्जांपल के लिए कोई भी आप एग्जांपल उठा लो, तो
कोई भी, चलो -1 की पावर n, ओके। सो दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस है ना, दिस इज अ बाउंडेड सीक्वेंस। तो इसका जो सब सीक्वेंस है, एक तो हो गया -1 -1 ये, एंड 1 1 1, ये दूसरा सब सीक्वेंस है ना। तो ऑड टर्म इवन टर्म को आप कलेक्ट कर लोगे तो ऐसा बन जाएगा। सो दे आर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। तो कोई भी ऐसा एग्जांपल में आप ढूंढ सकते हो, जैसे अगर यही ढूंढे हम, यही दूसरा एग्जांपल था -1 की पावर n अपॉन n वाला, यही एग्जांपल ले लिया हमने। सो -1 की पावर n अपॉन n, तो इसके पास भी जो है ना टर्म्स, तो -1 इस तरह से है। तो ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस है। तो ये भी बाउंडेड है बिकॉज इसके टर्म्स -1 1 के बीच ही होगा। सो दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है। अब इसके पास देखो कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस क्या है। सो क्या, कोई टर्म ले लो, -1 -1/3 -1/5, ये हालांकि ये कन्वर्जेंट है तो सारे कन्वर्ज करेंगे, तो कन्वर्जेंट भी है ना ये तो। सो ये, एंड दूसरा तुम्हारे पास वो 1/2 1/4 1/6, सो दे आर कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस। अब ये अलग बात, दोनों सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है ना। दोनों की लिमिट 0 ही होगी क्योंकि सीक्वेंस की लिमिट 0 है, इसीलिए। तो कोई भी ऐसा आप उठाओगे है ना, कोई भी सब सीक्वेंस जो कि बाउंडेड है तो वैसा होगा। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आपको याद रखने होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के दौरान। तो क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कराऊंगा, तो अगली क्लास जो भी होगी उसमें हम सीक्वेंस के क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। अभी जो स्पेशली जो मैंने असाइनमेंट भेजे थे उसमें सीक्वेंस का, सीरीज के नहीं, अभी सीरीज का थ्योरी पढ़ा के हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कुछ क्वेश्चन अभी करूंगा, पर एक बार थ्योरी लिखा देता हूँ, जो भी थ्योरम्स रिजल्ट्स हैं यही सब। तो जैसे ये बता रहा है कि कोई बाउंडेड सीक्वेंस है और हर सब सीक्वेंस जो है, तो एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस, है ना। अब इसी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस का जो लिमिट्स होता है, यही लिम सुप लिमिनफ होते हैं। तो इसको मैं इसी तरह कंटिन्यू कर देता हूँ। जैसे इसने कहा ना कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, तो बाउंडेड सीक्वेंस में क्या होगी, इसके पास कम से कम एक तो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होगी, या जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंसेस हैं उसकी लिमिट्स को कलेक्ट करो। तो जो लार्जेस्ट लिमिट जो आएगी सब सीक्वेंसेस की, या जो स्मॉलेस्ट लिमिट आएगी, दैट विल लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर, है ना। तो यहाँ पे क्या आता है, अगर मैं डिफाइन करूँ इसको, बाकी अगर थ्योरम्स देखो तो थ्योरम्स बहुत सारे बना देते हैं ये लोग। जैसे यहाँ बना रहा है कि बाउंडेड सीक्वेंस है और एवरी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू द सेम लिमिट। तो जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है सेम लिमिट पे, तो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी सेम। वो पहले भी लिखा हमने कि कोई भी सीक्वेंस है जिसके सारे सब सीक्वेंस कन्वर्जेंट है और वो सेम लिमिट पे कन्वर्ज कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी उस पर, है ना। लेकिन ये थोड़ा बाउंडेड के सेंस में लिख रहा था। अगर मैं इसको लिखूं तो ये कहना चाह रहा है कि लेट ये ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक, बोला बाउंडेड सीक्वेंस। जैसे ये क्या बाउंडेड है, तो इसके कम से कम है ना एटलीस्ट वन सब सीक्वेंस होंगे जो कन्वर्ज करेगी, कम से कम एक। तो कह रहा है कि इफ all convergent subsequences, if all convergent subsequences, अच्छा मैं प्रूफ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि प्रूफ लिखो बहुत थ्योरेटिकल हो जाएगा और बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, तुम्हें फिर प्रूफ में बहुत सारे टेक्निक्स यूज होंगे जो कि तुम्हें समझ में दिक्कत हो सकती है। प्रूफ अगर जिन लोगों को देखना हो आप बुक में देख सकते हो, कोई भी बुक में। और प्रूफ रट्टा मारने की जरूरत है नहीं, आपको समझना है स्टेटमेंट को मेनली समझना है, डेफिनेशन समझना है, उसको क्वेश्चन सॉल्व करने में लगाना है। क्योंकि हमें प्रूफ नहीं लिखने जैम गेट एग्जाम में, जस्ट हमें लॉजिक से क्वेश्चन टिक करना है, तो उसमें हमें समझना है कैसे अप्लाई करना है, इसलिए स्टेटमेंट समझना जरूरी है देन प्रूफ याद करने से। सो let n be a bounded sequence and all convergent subsequences converges to
कन्वर्जेस टू लिमिट एल। सो एक तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है, इसके जितने भी सब सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रही है लिमिट एल पे। इसका मतलब ये होगा देन जो सीक्वेंस ए एन है, ए एन कन्वर्जेस टू लिमिट एल। जो सीक्वेंस है वो खुद उस लिमिट पे कन्वर्ज करेगा। अगर बाउंडेड सीक्वेंस है और जो भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है एल पे, तो इसका मतलब है कि वो खुद सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी एल। ठीक है, तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं। है ना, तो कोई सीक्वेंस बाउंडेड कब होता है, उसका रेंज सेट बाउंडेड होगा, है ना। तो रेंज सेट बाउंडेड है तो सीक्वेंस बाउंडेड है। तो मैं भी डिफाइन करूंगा ना इसमें, तुम एग्जांपल के लिए अगर तुम देखना चाहो, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूँ। सो लेट मी राइट वन एग्जांपल। ए एन है 1/2 की पावर n when n is odd and 1/3 की पावर n when n is even। जैसे मान लो इस तरह से लिख दिया मैंने। अब तुम इसका कोई भी, ये बाउंडेड सीक्वेंस है होगा ना, क्योंकि 1/2 and 3n है, तो वैल्यू इसकी कहीं ना कहीं 0 और 1 के बीच ही आएगी हमेशा। डन ना। अब इसमें अगर पूछो तुमसे, ये इस पे बेस में एग्जांपल बना रहा हूं, तो इसके पास ये बाउंडेड सीक्वेंस है। सो दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक, अब इसके जो भी सब सीक्वेंस तुम बनाओगे ना, सो वट एवर सब सीक्वेंस यू टेक, जैसे ये वाला सब सीक्वेंस ले लो जहाँ पे 1/2 1/4 चल रहा है, ऑड है ना, तो 1/2 होगी, n 1 रखेंगे, 3 रखेंगे तो 1/2 क्यू एंड सो ऑन चलता रहेगा। या कुछ टर्म यहाँ से कुछ टर्म यहाँ से, ये सीक्वेंस कैसा है, सो ये सीक्वेंस कुछ ऐसा है कि 1 रखा तो 1/2, 2 रखा तो 3², 3 रखा तो दिस, 4 रखा तो यहाँ पे 3 का 4, फिर 2 का 5, 3 का 6, इस तरह से चल रहा है। सो कोई भी तुम टर्म्स में सेलेक्ट कर सकते हो ना सब सीक्वेंस के लिए, बट एनी सब सीक्वेंस यू टेक वो कन्वर्ज कर रही होगी 0 पे, है ना। तो इसके पास क्या हो रहा है, जो भी सब सीक्वेंस तुम लोगे वो 0 पे कन्वर्ज करेगी। इसका मतलब है ये कहाँ भी कन्वर्ज करेगी। सो यहाँ है ऑल कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, इनफैक्ट यू टेक एनी सब सीक्वेंस वो 0 पे ही जाएगी। सो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 0, है ना। सो जितने भी कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस वो कन्वर्ज कर रही है 0 पे। इसका मतलब ये है कि देयरफॉर जो an है कन्वर्जेस टू 0। अब जरूरी नहीं कि इस तरीके तुम्हें लिमिट निकाल, तुम डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते थे कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी दोनों 0 पे जाएगी। तो जब n बहुत लार्ज होगा तो सीक्वेंस के सारे टर्म 0 के नेबरहुड में पहुंच जाएंगे, तो 0 इसकी लिमिट हो जाएगी ये। तो वैसे भी ये सीक्वेंस 0 पे कन्वर्ट कर, बस बताना ये चाह रहा हूँ, इस थ्योरम को मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, है ना, कि अगर कोई सीक्वेंस है बाउंडेड है, उसके जो भी सब सीक्वेंसेस है वो कन्वर्जेंट है, देन वो सीक्वेंस खुद कन्वर्जेंट होगी। ये है, ठीक है। अब आता है लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर। सो यहाँ आएगा लिमिट सुपीरियर एंड लिमिट इंफीरियर। सो इसी को शॉर्ट में लिमसुप लिमिन बोलते हैं। तो क्या होगा देखो, तो मेनली हम लोग ये बात करते हैं बाउंडेड सीक्वेंस के रिगार्डिंग। बाउंडेड सीक्वेंस के रिगार्डिंग इसलिए क्योंकि जो भी सब सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट ही होगी, इसलिए हम बाउंडेड के बारे में बात करते हैं। क्योंकि अगर बाउंडेड नहीं होगा तो हो सकता है सब सीक्वेंस डाइवर्ज भी कर रहा हो, तो उस केस में लिम्स ऑफ लिमिट तो हो सकता है एग्जिस्ट ना करे। तो इसीलिए हम लोग जो बात करेंगे, तो जैसे जो डिफाइन करता है ये लोग, तो जनरली यही डिफाइन करते हैं। तो ये कह रहा है कि, तो है ना, बुक्स में देखो अलग तरीके से डिफाइन किया होता है, यूनियन इंटरसेक्शन उसको लेकर डिफाइन किया होता है। सो अलग अलग तरीके से लोग डिफाइन करते हैं। तो इतना हम नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ यही लिखूंगा कि
सो लेट ए एन बी अ बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक ठीक है, बाउंडेड सीक्वेंस है। तो जो भी इसके सब सीक्वेंस होंगे वो भी बाउंडेड होगी, और इनफैक्ट कम से कम इसके पास एक सब सीक्वेंस होगी जो कन्वर्जेंट होगी, है ना। और तो देखो मैं क्या लिखूं, सो लिमिट सुपीरियर जो होगा, लिमिट सुपीरियर, है ना, तो इसको लिमसुप लिखते हैं ऑफ ए एन, जिसका तुम देखोगे बुक में ये लोग ऐसा लिखते हैं, लिमिट सुपीरियर ऐसा लिखा होगा ऑफ ए एन, या कुछ बुक में तुम्हें ऐसा मिलेगा लिमिट, ये लाइन लगा रखा होगा, तो ऊपर लाइन लगाने का मतलब है लिमिट सुपीरियर, ठीक है ना। सो ये मतलब है। और इसको अगर मैथमेटिकली मैं लिखूं तो लोग ऐसे लिखते हैं, लिमिट सुपीरियर है ना, सो होगा, कैसे डिफाइन करोगे, सो मैथमेटिकली कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, बताओ इसको आइडिया है, मतलब डिफरेंट बुक में डिफरेंट तरीके से लिखा होता है, जैसे मैं कुछ लिख के बताता हूँ, जैसे कुछ लोग इसको ऐसा, मैं बहुत आसान तरीके से बताऊंगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेट है, तो ऐसे कुछ खास करना नहीं है। वो लोग क्या करते हैं, रेंज सेट लेते हैं सीक्वेंस का, रेंज सेट ले लो, उसका तुम लिमिट सुपीरियर है ना, तो पहले तुम इसकी सुप्रीम वैल्यू ले लो, सुप्रीम वैल्यू मतलब क्या होता है, लिस्ट अपर बाउंड, अब उसमें फिर ये लिमिट लगाते हैं, तुम्हें लग रहा हो क्या क्या लिख रहे हैं, या कई बार तो लोग ऐसे लिखते हैं कि यूनियन, तुम्हें ऐसा होगा कि यूनियन ऑफ ए एन, तुम बुक में देखो, कुछ बुक में ऐसा डिफाइन किया होगा, सेट ऑफ ए एन, जहां पे तो उतना छोड़ो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, तो इस तरह से कुछ डिफाइन, हम्म, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है ना। अच्छा ये इन इनफिमम ऑफ सुप्रीमम ऑफ ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, तो मतलब वही है कि पहले इन सेट का जो सुप्रीम वैल्यू वो लो, फिर उसका इनफिमम लो, ये चीज है। तो ये सब करने का इतना जरूरत है नहीं, मतलब इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं, तुम सिंपल ये समझो, है ना, इतना कॉम्प्लिकेट थ्योरेटिक, बहुत एब्स्ट्रैक्ट हो गया ना इस तरीके से। सो इतना डिफाइन करने की वजह से आप लिमिट इंफीरियर लोग कैसे डिफाइन करेंगे, कि जैसे सेम तरीके से लिमिट इंफीरियर डिफाइन करेगा कि लिमिट इंफीरियर ऑफ ए एन, है ना, ये हो जाएगा, तो ये सिंपल है, लिमिट एन टेंस, ये कहेगा इनफिमम लो इस सेट का, या ऑफ ए एन जो ऊपर लिखा हमने, है ना, या इसी को लिखते हैं लिमिट ऑफ ए एन, तो ऐसा लिखा होगा लिमिट ऑफ ए एन, और नीचे लाइन लगा रखा होगा, इसका मतलब है कि लिमिट इंफीरियर की बात कर रहा है ना, ये चीज है। और ये अगर इस तरह से लिखोगे तो यही बात है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ, नहीं यहाँ पे इनफिमम होगा, सो यहाँ इनफिमम ऑफ ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये है उसकी लिमिट लगानी है, या वही जैसे बता रहा था वो, तो यहाँ हो जाएगा सुप्रीमम ऑफ इनफिमम ऑफ ए एन, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस तरीके से कैलकुलेट करना में बहुत टाइम लगेगा, बहुत कंफ्यूजिंग भी हो सकता है, तो इतना टाइम लगाना नहीं है हमें, हम सिंपली क्या सोचेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे कि जो लिमिट सुपीरियर है, सिंपल, सो लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन, सिंपल बताता हूँ ये क्या होगा,
दिस इज लार्जेस्ट लिमिट among all limits of convergent subsequences. ये समझ आ रही है? मैं अपने वर्ड में लिख रहा हूं, मतलब यही है कि जितने भी कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस होंगे उसकी लिमिट का एक सेट बना लो, और उस सेट में जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी दैट इज अ लिमिट सुपीरियर, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो लिमिट इंफीरियर है. सिंपल. जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं. तो एंड दूसरा क्या है? लिमिट इंफीरियर. सो लिमिट एन क्या होगा? दिस इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट लिमिट among all limits of convergent subsequences. ठीक है ना? क्या सीक्वेंस, जो भी जितने भी सब सीक्वेंसेस होंगे उसकी जो लिमिट आएगी वो देखना. एग्जांपल के लिए तुमसे अगर पूछूं मैं कि जैसे -1 की पावर n है, तो इसके पास 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तुम बना पाओगे. बाउंडेड है, दिस इज बाउंडेड. ठीक. एंड इसके पास 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है, बाउंडेड. अब इसके पास है ये जो सीक्वेंस है 1 एंड -1, दे आर 2 कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस. कन्वर्जेंट सबसीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू, की लिमिट क्या है? सीक्वेंसेस विथ लिमिट्स 1 and -1 रेस्पेक्टिवली. ठीक है. अब बताओ मुझे, अगर आपसे पूछूं मैं, जैसे आपसे ये पूछेगा, एग्जाम में पूछते हैं ये सब क्वेश्चन आता है, तो यहाँ सिंपली आपसे पूछ लेगा कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ -1 की पावर n, n टेंड्स टू इंफिनिटी. ये क्या आएगा? एंड लिमिट ऑफ -1 की पावर n, n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या आएगा? ठीक है ना? तो सुपीरियर और इंफीरियर जो होगा वैल्यू, ये -1, इंफीरियर इज -1, सुपीरियर 1. तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, जितने भी सबसीक्वेंस कन्वर्जेंट है, लार्जेस्ट वन इज द लिमिट सुपीरियर, स्मॉलेस्ट वन लिमिट इंफीरियर. जैसे दूसरा देखो, अगर दूसरा एग्जांपल दूं मैं आपको, लेट्स से सिंपल, ये 1/n है ना? तो यहाँ पे जो 1/n है, दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस. ठीक है. ये क्या है? बाउंडेड सीक्वेंस है. सो दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि बताइए लिमिट सुपीरियर ऑफ 1/n क्या होगा, लिमिट इंफीरियर ऑफ 1/n क्या होगा? किसी को डाउट तो नहीं ना? देख लो. तो ये सब एग्जांपल लिख रहा हूं मैं. एक और एग्जांपल लिखते हैं. अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस होगा तो इनफिनाइट ही आएगी. अगर अनबाउंडेड लोगे तो इनफिनाइट आ जाएगी उसकी ना. अगर कोई अनबाउंडेड सीक्वेंस मान लो तुमने लिया, तो अनबाउंडेड लिया इसका मतलब वो इन्फिनिटी, तो उसमें कोई एक वैल्यू इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आ जाएगी. हाँ, उसको स्किप कर. जैसे मान लो यहाँ पूछ रहा है सो दे आर आस्किंग कि ये एक सीक्वेंस है. तो क्वेश्चन ले लेता हूँ ना. सो लिमिट सुपीरियर ऑफ, या एग्जांपल ही एज एग्जांपल ही कंसीडर करो कि ये बोल रहा है -1 की पावर n प्लस 2/n. ये एक आपके पास सीक्वेंस है, इसकी लिमिट सुपीरियर वैल्यू बताओ और लिमिट इंफीरियर बताओ. बताइए क्या आएगी? 1 and -1. तो ये तो है ना, ये तो जस्ट वैल्यूज 0 हो जाएगी इधर 2/n. तो इसमें लो, तो वहां से एक में 1 बनेगा इवन के लिए, एक में -1 बनेगा. ठीक है. और इवन करके तो सेट ऑफ लिमिट्स ऑफ सबसीक्वेंसेस बना लो, उसके जो लार्जेस्ट वन इज द लिमिट सुपीरियर, स्मॉलेस्ट वन इंफीरियर. ठीक है. तो जैसे और क्वेश्चन दे रखा है,
अच्छा एक तो मैं थ्योरम इस पे लिख दूं, फिर लिमिट पॉइंट डिफाइन कर देता हूँ। सिर्फ थ्योरम ये है, जैसे आप लोग जानते हो ना फंक्शन में लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना, एक फंक्शन एफ एक्स। सो एफ एक्स, लिमिट ऑफ एफ एक्स एट एक्स टेंड्स टू ए एग्जिस्ट इफ एंड ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एंड राइट हैंड लिमिट एट ए बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या है कि सीक्वेंस, yes, so sequence an is convergent if and only if जो लिमिट सुपीरियर ऑफ an is equal to लिमिट इंफीरियर ऑफ an। जैसे आपने यहाँ देखा होगा अभी कि जो 1/n था उसकी लिमिट इक्वल हो गई, और इसका मतलब है कि ये कन्वर्जेंट है ना, और तो लिमिट ऑफ ये जो होगी ये आपका 0 ही है, तो ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। जैसे यहाँ आपने देखा कि अलग अलग है, इसका मतलब है ये जो -1 की पावर, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, दिस इज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो ये जो सीक्वेंस होगा ये डाइवर्जेंट होगा एक्चुअली। सो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे ये कुछ थ्योरम्स हैं जिसका अगर मैं लिखाऊं तुम्हें, अगर आपसे पूछा जाए कि ये व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मान लो लेट ए एंड बी एन आर टू बाउंडेड सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस है, तो आपसे पूछ रहा है कि मुझे बताइए लिमिट सुपीरियर ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन। जैसे हमने पढ़ा, हमने लिमिट देखा था ना कि लिमिट ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन, यहाँ पे मैं ए एन बी एन लिख देता हूँ क्योंकि ये बुक में एक्स एन वाई एन है, तो यहाँ पे ए एन प्लस बी एन हमने देखा था, लिमिट ऑफ ए एन प्लस बी एन इज इक्वल टू लिमिट एन प्लस लिमिट बी एन अगर कन्वर्ट कर रही है तो यहाँ पे मैं पूछना इसमें और लिमिट सुपीरियर ऑफ ए एन प्लस लिमिट सुपीरियर ऑफ बी एन, इन दोनों में क्या रिलेशन है? तो एक एग्जांपल लेके आप वेरीफाई कर सकते हो, आसान सा। हाँ चलो तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, देखो जब भी मैं एक और आपको ट्रिक बताता हूँ, एंट्रेंस में मान लो इस तरह के ऑप्शंस आ जाएंगे, तो अब आप मान लो एग्जाम में इस तरह के ऑप्शन आएंगे, एक ऑप्शन रहेगा मोर देन इक्वल, दूसरा लेस देन इक्वल टू, ऐसा रहेगा, यही से लिमिट के साथ रहेगा। तो अब बच्चा क्या करता है, सब प्रूफ करने लग जाता है, मतलब क्लास में इतना टाइम थोड़ी है एग्जाम में क्या प्रूफ कर पाओ। दो एग्जाम्पल उठाओ, एग्जाम्पल के लिए सिंपली अगर मैं आपको ए एन दे दूं -1/n एग्जाम्पल के लिए, और बी एन दे दूं 1/n, ठीक। अच्छा तो इससे फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा तुम्हें कि तुम दोनों वही हो जाएगा ना, तो 0 0 से इक्वल, तो कुछ और ले लो जो आसान हो, है ना, क्या लूं? चलो ठीक है, -1/n, और मैं दूसरा bn ले लेता हूँ -1 की पावर n+1, चलो अभी ये ले लेता हूँ मैं, आसान से सिंपल। तो कोई दिक्कत नहीं, डिफरेंस समझ आ रहा है क्या डिफरेंस है? इसका पहला टर्म -1 दूसरा 1 है, और इसका पहला टर्म 1 है दूसरा टर्म -1 है, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं कि an प्लस bn सीक्वेंस किसके इक्वल आएगी, बोलो। ऐसे इक्वल हो जाएगा सर? नहीं नहीं रुक जाओ, मैं पूछ रहा हूँ, इक्वल नहीं होगा। अच्छा एक मिनट इक्वल कैसे हो जाएगा, पागल हो तुम? हाँ इक्वल कैसे हो जाएगा, एक मिनट तुम बताओ। हाँ जैसे an का मतलब इसका पहला टर्म -1 1 -1 1 ऐसे चल रहा है, और ये वाला क्या है n 1 रखेंगे ना हम,
तो ये 1 -1 1 -1 ऐसा चल रहा है सीक्वेंस। तो ऐड करना मैंने डायरेक्टली बताया कंसेक्यूटिव टर्म को ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो सीक्वेंस आ जाएगी क्योंकि इसके सारे टर्म जीरो हो जाएंगे। अब ध्यान से देख के बताओ, ये जो an है इसका लिमिट सुपीरियर क्या होगा, 1। bn का bn की लिमिट सुपीरियर क्या है, इसका भी 1 ही होगा। और an प्लस bn का लिमिट सुपीरियर क्या है, तो ये तो कन्वर्जेंट आ गया ना। देखो दो सीक्वेंस डाइवर्जेंट था, an एंड bn बोथ आर डाइवर्जेंट, लेकिन सम क्या हो गया, कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये सब एग्जाम इस तरह के क्वेश्चन आएंगे कि इफ an and bn are convergent then an plus bn convergent, if an and bn are divergent then an plus bn is divergent। इस तरह के ऑप्शंस आएंगे सीक्वेंसली में, यही थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो आपको वहां पे प्रूफ करने के बजाय एग्जांपल लेके आप डिस्कार्ड करने की कोशिश करो। जैसे अब मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ कि मैं मोर देन लूँ कि लेस देन लूँ, तो ये मुझे एग्जाम्पल क्लियर कर देगा। मतलब सुटेबल एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए भी रखना होता है कि सुटेबल एग्जाम्पल हो। तो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल बनाया, तो ये तो कन्वर्जेंट हो गया, दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस है लेकिन सम कन्वर्जेंट हो गया एक्चुअली, और इसका जीरो है, तो 1 + 1 और 0 में क्या रिलेशन है, तो ये आंसर होगा। तो जो मोर देन वाला आउट हो जाएगा सिंपली, अगर कोई ऑप्शन लिखा हुआ है मोर देन इक्वल टू तो ऐसे ही आउट हो जाएगा इस एग्जांपल से, ये चीज है। अच्छा मैं इन्फ की बात, हाँ बोलो सर an और bn थ्योरम में जो बाउंडेड सीक्वेंस की है, पर हमने एग्जांपल में जो लिए हैं वो तो बाउंडेड है ना, बाउंडेड, बाउंडेड मतलब क्या, अपर लोअर लिमिट पता हो, अपर बाउंड, हाँ इसके सारे टर्म 2 से छोटा है, सही बात है, और इसके सारे टर्म -2 से बड़े हैं, तो बाउंडेड है ना। अनबाउंडेड, अनबाउंडेड कब होगा, जब लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगी या कोई टर्म इन्फिनिटी की तरफ जा रही होगी, तो ये तो हमेशा बाउंडेड ही है। टर्म्स इन्फिनाइट है, बाउंडेड का मतलब होता है सीक्वेंस के वैल्यू, टर्म्स की वैल्यू, तो टर्म्स की वैल्यू 1 -1 1 -1, तो बाउंडेड नंबर है, फाइनाइट है। अब बताओ लिमिट के लिए क्या रिलेशन होगा, ये तो मैं सुप के लिए बता दिया। लिमिट में क्या लगता है, इसी चीज को मैं इफ में कन्वर्ट कर दूं तो क्या रिलेशन होगी, पहला मैंने ये फॉर्मूला लिखा, दूसरा मैं इसी को लिमिट ऑफ an प्लस bn। तो इस तरह के अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, यू टेक एग्जांपल, और एग्जांपल से क्लैरिटी बढ़ती है हमें, है ना, ये चीज है कि तुम्हें समझ आता है क्या हो सकता है क्या नहीं, फिर प्रूफ लिखना भी आसान हो जाता है एग्जांपल के बाद। तो लिमिट ऑफ an प्लस लिमिट ऑफ bn, अब मुझे देखना है इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इसी में बात कर लो। तो इसका लिमिट -1, इसका लिमिट -1 मिलके +1, सॉरी -2 हो गया, तो -1 मिलके -2 हो गया, और यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 और -2 में क्या रिलेशन है, ये तो ये थ्योरम है एक्चुअली, ये तो थ्योरम था, लेकिन जस्ट आपको मैं बता रहा था जस्टिफाई एग्जाम में इस तरह ये सब ऑप्शन में आएगा, जैसे ये थ्योरम जो लिख रहे हैं वही चीज वहाँ ऑप्शन में रहेगा, तो आपको टिक करना है ट्रू या फॉल्स, यस नो करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए, तो याद हो डायरेक्टली, नहीं याद है तो एग्जाम्पल लेके हम वेरीफाई कर लेंगे, ये है। ठीक है, तो सम का लिमिट सुपीरियर छोटा होगा सेपरेटली लिमिट सुपीरियर से, सम का लिमिट इन्फीरियर ज्यादा होगा देन सेपरेटली लिमिट इन्फीरियर से। और तुम सोचोगे नहीं आपने तो एग्जांपल लिया ऐसा हो गया, क्या मैं ऐसा कोई ढूंढ लूंगा, नहीं ढूंढ पाओगे क्योंकि ऐसा मिलेगा ही नहीं। मतलब तुम सोचोगे ऐसा कोई मिलेगा जहाँ ऐसा हो जाए, क्या ऐसा कोई मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा, थ्योरम है ना ये, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल मिलेगा ही नहीं तुम्हें, ये चीज है जहाँ तुम वैसा कर दो, तुम ट्राई कर सकते हो डिफरेंट एग्जाम्पल लेके, बट ऐसा कोई मिलेगा ही नहीं तुम्हें। ठीक है, सो ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस क्या होता है, हमने ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस डिफाइन नहीं किया ना। ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस कैसे डिफाइन करेंगे, इसका क्या मतलब होता है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का क्या मतलब होता है, ओके ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है नहीं, ऑल्टरनेटिंग सीरीज यूज होता है ना, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस में देखा है बुक्स में यूज करते हुए, बोलो। अगर मैं डिफाइन करूंगा अभी अल्टरनेटिंग सीक्वेंस को तो क्या मतलब होगा,
हाँ, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, इस तरह से। तो यहाँ जो मीनिंग जनरली यही होता है, ऑल्टरनेटिंग सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि एक टर्म पॉजिटिव है एक नेगेटिव ऑल्टरनेट ऐसे चल रही है ना। सो ये है। सो इस तरह का मैं सिंपल अगर बोलना चाहूँ तो एक सीक्वेंस ऐसा होगा जिसके टर्म्स मैं डिफाइन नहीं करूँगा, समझाना चाह रहा हूँ। जैसे ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह चलेगा, या हो सकता है सो इस तरह से नेगेटिव हो फिर दूसरा टर्म पॉजिटिव हो जाए फिर नेगेटिव पॉजिटिव। लेकिन यही चीज बाद में आएगी सीरीज में, क्योंकि सीरीज क्या होता है, सीक्वेंस का है ना, जस्ट समेशन लगा देते हैं हम लोग। तो ये तो सीक्वेंस, हाँ 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 ऑसिलेटिंग सीक्वेंस, यस। तो ये भी वही ऑसिलेटरी का मतलब वही है। सिग्नम फंक्शन ऑलरेडी हो गया एग्जांपल। सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन ऑल्टरनेटिंग कैसे होगा, मतलब कैसे कहना चाह रहे हो आप सिग्नम साइन? -1 0 एंड 1। नहीं, तो हमने जो डेफिनेशन लिखे हैं उसके हिसाब से तो नहीं होगा ना। तो जनरली हमने जो देखो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस ऐसा कोई वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, तुम देखोगे बुक्स में नहीं मिलेगा, कहीं रेयरली मिलेगा तुम्हें। ऑल्टरनेटिंग सीरीज इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, क्योंकि वहाँ पे जीरो जो बोल रहे हो तुम बीच में, तो जीरो का सम गायब हो जाएगा। तो इसीलिए अल्टरनेटिंग सीरीज इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे हम देखेंगे तो वहाँ भी मतलब यही आएगी कि एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ऐसा रहेगा। तो अल्टरनेटिंग सीक्वेंस का टर्म्स बहुत वेल डिफाइंड नहीं है। फिर भी अगर कोई बोलता है कि ऑसिलेटिंग सीक्वेंस मतलब समझ लो, तो ऑसिलेटिंग मतलब क्या हो गया, तो उसमें मैं पॉजिटिव नेगेटिव से डिफाइन कर रहा हूँ। क्या ओसिलेटिंग इसको बोल सकते हैं, मान लो एक बार 1 है फिर 2 है, 1 2 2 1, इसको ओसिलेटिंग बोलेंगे कि नहीं? तो उसके लिए तो फिर मुझे डिफाइन दूसरा डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये तो हमने जनरली पॉजिटिव नेगेटिव के लिए लिखा है, सो डेफिनेशन फिर बदल जाएगी उसके लिए। तो ये कोई ऐसे वर्ड बहुत वेल डिफाइंड नहीं है, लेकिन अब तुम देखना चाहो तो बताओ। तो बोल सकते हैं कि 2 लिमिट पॉइंट्स और 3 लिमिट पॉइंट्स में अल्टरनेट अकरेंस। 2 लिमिट पॉइंट या 3 पॉइंट अल्टरनेट ऑकरेंस। अच्छा, लिमिट पॉइंट भी डिफाइन करना रहेगा। लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो यहाँ पे मिल लो ये कोई बहुत वेल डिफाइंड, इसको मतलब रहने दो इसको ना। ओसिलेटिंग का मतलब ये है कि वैल्यू एक बार बढ़ रही होगी घट रही होगी, इस तरह से हो सकता है ओसिलेट कर रहा हो। तो ये डेफिनेशन मुझे लग रहा है ये वो ऐसे नहीं, कोई बुक से नहीं लिखा मैंने, हमने जैसे एग्जांपल देखा हुआ है जस्ट कि -1 की पावर n क्या है, ओसिलेटिंग सीक्वेंस है। तो जैसे ये इंक्रीज डिक्रीज हो रही है ना, तो इसीलिए ओसिलेट कर रही है। अच्छा, लिमिट पॉइंट को कैसे डिफाइन करोगे, क्या बोल रहा था लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन? लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, बताओ लिमिट पॉइंट क्या होगा? हम्म ये लिमिट पॉइंट वही है जो लिमसुप लिमिट कर रहे थे, लेकिन लिमसुप लिमिट फॉर द 2 डिफरेंट लिमिट पॉइंट्स। बट उसके अलावा और भी तो हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए भी जैम में एक क्वेश्चन आया था, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ कि अभी ये 2022 या 23 में आया था कि एक सीक्वेंस है, मान लो सिंपली मैं लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, मान लो ऐसा है एंड चल रहा है। तो इसके पास कितने कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस तुम बना सकते हो? सो दिस इज बाउंडेड सीक्वेंस, ये बाउंडेड सीक्वेंस है। एक सबसीक्वेंस है 1 1 1 1 वाला, एक सबसीक्वेंस 2 2 2 वाला हो जाएगा, एक 3 3 3 वाला हो जाएगा, एक 4 4 4 वाला सबसीक्वेंस, 5 वाला, फिर 6 वाला, है ना। तो इस तरीके से हम इतने सबसीक्वेंस बना सकते हैं कन्वर्जेंट। तो इसके पास कितने लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस के पास? 6 लिमिट पॉइंट है। तो ये सब सीक्वेंशियल लिमिट बोलते हैं इसको हम, या क्लस्टर पॉइंट भी इसी को बोलते हैं, सब सीक्वेंशियल लिमिट। तो जो भी किसी सब सीक्वेंस की लिमिट हो सकती है वही एक्चुअली लिमिट पॉइंट है। तो लिमिट ऑफ अ सब सीक्वेंस वो लिमिट पॉइंट है, या आप जो आप बोल रहे हैं वो भी सही है। तो ये इसमें पूछा था, तो इस सीक्वेंस का बताओ लिमिट सुपीरियर क्या आएगा और लिमिट इंफीरियर क्या आएगा? 6 और 1, है ना। तो ये जैम का क्वेश्चन, अभी जैम का पीवाईक्यू देखोगे उसमें मिलेगा तुम्हें, नॉट द सेम, मतलब नंबर्स मैंने थोड़ा बदल दिए हैं, बट जैम में भी ऐसी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बस ये, और लिमिट पॉइंट्स क्या होते हैं कि जैसे आपने बताया, मैं लिख देता हूँ डेफिनेशन। एक तो ये है कि लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस क्या होगा। सो लिमिट पॉइंट्स का मतलब क्या? अ नंबर, जो पॉइंट्स ऑब्जर्व कर रहे हैं कि
ओके सो इफ, या मैं ऐसे लिखता अपने तरीके से ना, if infinitely many terms of a sequence lies in the neighborhood of a number, तो मान लो कोई नंबर नाम देता हूं मैं ना, कोई भी then that, yeah, simple, then that number is called a limit point. So limit point का सिंपल मतलब समझ आया कि एक ऐसा पॉइंट जिसके नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो, या मैं ऐसा बोलूं दूसरे तरीके से इसी को, दैट इज अ लिमिट ऑफ अ सबसीक्वेंस। कोई एक सबसीक्वेंस की जो लिमिट होगी वो एक्चुअली लिमिट पॉइंट होगी, इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, या इज कॉल्ड लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। सो जितने भी लिमिट पॉइंट होगा वो किसी न किसी सबसीक्वेंस की लिमिट होगी एक्चुअली। तो जितने भी लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करते थे, यहां मैं बता रहा था कि जैसे इसके पास 6 लिमिट पॉइंट है, तो दिस सीक्वेंस हैज, है ना, इस बाउंडेड सीक्वेंस which has limit points, मैं यहाँ लिख देता हूँ limit points 1 2 3 4 5 6, 6 लिमिट पॉइंट है, और जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट वो लिमिट सुपीरियर है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट वो लिमिट इंफीरियर है। ठीक है, तो ये तुम समझ सकते हो। तो यहाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ना एक अ लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस, तो इसको सब सीक्वेंशियल लिमिट भी बोलते हैं। सब सीक्वेंस की जो लिमिट होगी वही लिमिट पॉइंट होगी। तो यहाँ तुम ये भी बोल सकते हो, रिमार्क में तुम ये लिख सकते हो कि अभी जो मैं लिखा था कि जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है, जो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट है वही लिमिट सुपीरियर है उस सीक्वेंस का। जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है, जो स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट है, दैट इज द लिमिट ऑफ ए एन, ये चीज है। तो लार्जेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट सुपीरियर है, स्मॉलेस्ट लिमिट पॉइंट लिमिट इंफीरियर है। क्लियर? हाँ सर ऐसा भी होता है कि अगर एक से ज्यादा लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हाँ, जैसे मैंने बताया अभी, क्योंकि एक से ज़्यादा जो ही लिमिट पॉइंट होगी तो लिमिट सुपीरियर लिमिट इंफीरियर डिफरेंट हो जाएगी। सो लिमिट सुपीरियर अलग, लिमिट इंफीरियर अलग, तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं करेगी। तो ऑब्वियसली यही बात सही है, सीक्वेंस कन्वर्ज नहीं कर रही है। तो ये जो सीक्वेंस एन है दिस इज डाइवर्जेंट, है ना। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि लिमिट सुपीरियर, जब भी दो डिफरेंट लिमिट पॉइंट होगी तो कोई एक दूसरे से बड़ा छोटा होगा, तो जो बड़ा वाला लिमिट पॉइंट होगा दैट विल द लिमिट सुपीरियर, जो छोटा वाला होगा लिमिट इंफीरियर। और हमने एक थ्योरम अभी लिखा था ना, ये देखो ये वाला, भी कहेंगे ना कि a convergent sequence is a unique limit point which is called special limit. हाँ यस यस यस। सो उस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं हम लोग अपने तरीके से। तो हर बुक में अलग तरीके से लिखता है। ये जो लिमिट पॉइंट है, ये बार्टल वाली बुक में ये वर्ड को जिक्र भी नहीं किया है, लिमिट पॉइंट का नाम ही नहीं लिया। आरजी बार्टल की जो बुक है उसमें वो डिफाइन करता है उसको एज अ सबसीक्वेंशियल लिमिट या वही लिमिट सुपीरियर। तो यहाँ पे तुम जैसे कहना चाह रहे हो कि हम थ्योरम लिख सकते हैं कि से वही बात है यहाँ पे। सो इफ यू वांट टू राइट लाइक इफ अ सीक्वेंस हैज more than one limit point, है ना, लिमिट पॉइंट, एक सीक्वेंस के पास एक से ज्यादा अगर लिमिट पॉइंट हुआ तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगा। देन तो ये जो लाइन हम लिख रहे हैं ये बिल्कुल वही बात है जो पहले लिख रहे थे हम कि देयर आर टू सब सीक्वेंसेस कन्वर्जिंग टू डिफरेंट लिमिट्स देन सीक्वेंस इज नॉट कन्वर्जेंट। वही बात तो लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक सीक्वेंस किसी और पॉइंट पे जा रही है तो वो एक लिमिट पॉइंट है, दूसरी सीक्वेंस लिमिट कुछ और है तो वो दूसरी लिमिट पॉइंट है। तो जो सब सीक्वेंस की लिमिट है वही लिमिट पॉइंट है एक्चुअली, ठीक है ना। So if a sequence has more than one limit point, then it is a divergent sequence. Divergent sequence, है ना। तो इसका क्या मतलब, इसको दूसरे तरीके से लिखे हम। सो थ्योरम हो गया कि a sequence is convergent if and only if it has Limit point which is called a limit of. हाँ हाँ यस यूनिक लिमिट पॉइंट।
इसको बोलेंगे लिमिट पॉइंट, है ना, एंड दैट इज द लिमिट। तो यहाँ पे मैं रिमार्क में लिख देता हूँ कि दैट यूनिक लिमिट पॉइंट इज कॉल्ड, दैट यूनिक लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस is called limit, is called limit of sequence। ठीक है, तो ये हमने आज बस टर्म डिस्कस किया कि सब सीक्वेंस क्या है, लिमिट सुपीरियर का मतलब क्या है, इन्फीरियर का मतलब क्या है, लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है। ये सब आप अगर बुक्स में आप पढ़ोगे ज्यादा वो बेटर समझ आएगा, क्योंकि वहां बहुत डिटेल में लिखा होता है एक एक चीजें। यू रीड लाइन बाय लाइन, पढ़ो, एक एक एग्जांपल समझने की कोशिश करो वहां पे, और आप कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे से डिस्कस करो, चाहे कोई डेफिनेशन हो, कोई थ्योरम हो, एग्जाम्पल हो, या एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो, है ना, पूछोगे तो क्लियर होगा। जैसे मैंने कुछ चीजें डिस्कस किया है कि टर्म्स क्या है, थ्योरम्स क्या है, ये थोड़ी थ्योरेटिकल है ना, टॉपिक चल रहा है। अब प्रॉब्लम सॉल्व कर, अगले क्लास में प्रॉब्लम ही सॉल्व कराऊंगा। तो जितने भी सीक्वेंस के ऑलमोस्ट है ना, थ्योरी कंप्लीट हो गया है, कुछ खास है नहीं इसमें, जो भी सीक्वेंस की थ्योरी थी। गेट का सिलेबस है ये तो, टेस्ट है ना, हाँ टेस्ट है ना। कल टेस्ट है, हाँ कल टेस्ट है उसका, वो टॉपिक बताया था उन्होंने कि नहीं। एक मिनट बोलता हूँ, पोस्ट कर देंगे, मेरा फोन का है, सो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ, अभी बता देंगे तुम्हें टेस्ट किस का ही है ना। ओके, तो यहाँ पे जो है हमारे पास जो सीक्वेंस के वर्ड, सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंस क्या है, कॉची सीक्वेंस क्या है, उसका कन्वर्जेंस का क्या मीनिंग है। तो कॉची सीक्वेंस मतलब है ना, वो इफ एंड ओनली था। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या है, ये तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या नॉन इंक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग ये था। लिमिट्स उसके कैसे निकालेंगे, तो मोनोटोनिक है तो कन्वर्ज करेगी लिस्ट अपर बाउंड पे, मतलब इंक्रीजिंग है तो लिस्ट अपर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, डिक्रीजिंग है तो लोअर मतलब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड पे कन्वर्ज करेगी, लेकिन बाउंडेड होना जरूरी है उसके लिए। उसके बाद हमारे पास आया था, अब इस सीरीज में आगे बात करेंगे, हम यहीं तक हमने कवर किया अभी, ठीक है। ये अच्छा ये बाद में आएगा, यहाँ से हमने यहाँ तक देखा है जो स्टैंडर्ड सीक्वेंस है, -1 की पावर n, -1 की पावर n अपॉन n, 1/n, n की पावर 1/n, ये सब जो स्टैंडर्ड सीक्वेंसेस है तो ये सब आपको लिमिट याद रखना है, n प्लस है ना 1 + 1/n की पावर n जो कि e पे कन्वर्ट करेगी, तो सब आपको याद रखना है। तो यहाँ से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे इनफाइनाइट सीरीज एंड देयर कन्वर्जेंस पे, है ना। तो अभी जस्ट हम सीक्वेंस डिस्कस कर रहे थे, अभी तक हमने जस्ट यहाँ तक डिस्कस किया है टॉपिक्स, तो जितनी क्लासेस अभी हुई हैं इसके बस बेसिक सीक्वेंस डिस्कस कर रहे थे। तो आपके पास जो भी बुक्स अवेलेबल हो, चाहे बार्टल की हो या मलिक अरोड़ा की हो या आपके पास इसके मापा की हो या कोई भी बुक हो, जस्ट गो थ्रू। कैलकुलस बुक में भी सीक्वेंस सीरीज रहता है, एडवांस कैलकुलस में, जस्ट एक बार गो थ्रू इट, कि पढ़ो क्या डेफिनेशन है, क्या थ्योरम है, क्या रिजल्ट है, क्या एग्जाम्पल एक्सरसाइज की, एक बार पढ़ लो। उससे क्या होगा, बुक में बेसिक ठीक हो जाएगा तुम्हारा। देन एडवांस, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन करना अच्छा तो आप पीवाईक्यू कर सकते हो, डीपीपीज कर सकते हो, जो असाइनमेंट्स हैं ड्राइव में वो सॉल्व करो, फिर जहां प्रॉब्लम आ रही मेरे से डिस्कस करो, फिर उसका हम सोल्यूशन निकालेंगे, ये चीजें। बट आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे टॉपिक को बहुत अच्छे से क्लियर करने के लिए, बार बार रिवाइज करना होगा, मतलब सिलेबस भी, मतलब टॉपिक्स भी, एंड देन प्रॉब्लम भी सॉल्व करना होगा रिपीटेडली, सो दैट आप लूप में आपका दिमाग है ना क्विकली काम करता रहे। सो अभी मैं यही स्टॉप करता हूँ आज, और कल टेस्ट होगा, तो टेस्ट कल तो मैं खड़गपुर जाऊंगा, तो अभी डिस्कशन देखता हूँ, कल अगर पॉसिबल हो कल करेंगे, नहीं तो फिर अगले सैटरडे को फिर डिस्कशन होगा इस टेस्ट का, तब तक शायद सॉल्यूशन भी तुम्हें रिटर्न मिल जाएगा। तो अभी एक मैंने वो जो PYQ असाइनमेंट यूनिट वाइज फोल्डर है ना, उसी के अंदर एक और फोल्डर मैंने बना दिया है इस नाम से, मॉक टेस्ट सॉल्यूशन का नाम से, तो उसमें मैं ऐड कर रहा हूँ जो मॉक टेस्ट का डिटेल सॉल्यूशन है, ठीक है, तो वो तुम देख सकते हो वहाँ जाकर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू, नेक्स्ट क्लास में सिर्फ क्वेश्चंस कराऊंगा सीक्वेंसेस पे, जितने भी सीक्वेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग क्वेश्चन एक बार डिस्कस करेंगे, और ठीक है, तो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ, चलो थैंक यू, गुड नाइट। अच्छा आगे आज क्लास नहीं है तो यहीं पे स्टॉप हुआ।